गोल्ड और सिल्वर हम याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार अपील की कि अब आप गोल्ड मत खरीदिए। तो और ऐसे में एक असमंजस की स्थिति भी है जिन्होंने गोल्ड में इन्वेस्ट कर रखा था या जो अब चाहते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी टाइम से बैलेंस्ड है रेट, मतलब ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिल रहा है। तो क्या अभी ये सही समय है गोल्ड या सिल्वर पर निवेश करने का? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं, तो ये मेरी व्यक्तिगत राय है, तो ये डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है। ज़रूरी है, काफ़ी ज़रूरी है। हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। और आपने पूछा कि गोल्ड के प्राइसेस क्या फ्लक्चुएट हो रही हैं, होंगी, बढ़ेंगी, घटेंगी। तो गोल्ड के जो रेट्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में तय होते हैं और हमारे यहाँ तय नहीं होते हैं। भारत सरकार ने जो अपील करी है, प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपील करी है कि आप इसको 1 साल के लिए डेफर करिए, इसके पीछे क्या है लॉजिक है मैं आपको बताता हूँ। 160 से 170 बिलियन डॉलर का हम क्रूड खरीदते हैं। क्रूड को हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो हमारी एनर्जी ज़रूरत है। वो बंद होगा तो पूरा इंडस्ट्री बंद हो जाएगा। 60 से 70 बिलियन डॉलर हम गोल्ड पे खर्च करते हैं। आप सोचिए, अभी क्या है, फॉरेन एक्सचेंज का एक लड़ाई हो गया है। आईएनआर गिरता चला जा रहा है, मतलब वर्स्ट परफॉर्मिंग एशियन करेंसी हो गया है। अब इसके ऊपर हम क्या करें? आरबीआई ने बहुत हद तक संभाला है। हमारे पास बहुत बड़ा फॉरेक्स रिजर्व है, तकरीबन 700 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है। लेकिन ये फॉरेक्स रिजर्व ऐसा बुद्धिमानी नहीं है कि हम सारा अपने रुपये को डिफेंड करने में, को रोकने में इसको खर्च कर दें। तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। तो इसको गवर्नमेंट ने क्या किया कि देखा कि कौन से अननेसेसरी इंपोर्ट्स है, ठीक है, जिसको हम डेफर कर सकते हैं, एसेंशियल नहीं है, वो नहीं करने से हमें कोई नुकसान नहीं होगा, फर्क नहीं पड़ेगा हमें। हालांकि इस इंडस्ट्री में, इस सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनका ज़रूर कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर हम पूरे इकोनॉमी को देखें तो इसका पॉजिटिव साइन आएगा, क्योंकि रुपये को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, करंट अकाउंट डिफिसिट घटेगा और बाकी करेंसीज की तुलना में। जिस दिन मोदी जी ने अपील की और अभी तक के सिनेरियो की यदि बात की जाए, तो क्या आपको लग रहा है कि बाकी मतलब, लेकिन डॉलर तो अभी भी वैसे ही है, रुपये तो अभी भी गिर ही रहा है, तो इसके असर, इसका इफेक्ट दिखेगा कब, यदि ये पॉजिटिव स्टेप है गवर्नमेंट का? तो ये एक उनके पूरे स्कीम का एक पार्ट है गोल्ड नहीं खरीदना। और आपने देखा होगा तभी गोल्ड बहुत दिनों से स्टेबल है इंडिया में। और इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे ही अपील करी प्रधानमंत्री मोदी ने, उसके नेक्स्ट डे 6% से बढ़ा के 15% का टैरिफ लगा दिया गया। तो एक तरीके से मतलब उसको इंपोर्ट को कहा गया कि आप ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करिए, अगर एसेंशियल नहीं है तो आप इसको खरीदिए नहीं, इसको डिफर करिए आप। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो गोल्ड तो हमेशा ऊपर रहेगा। गोल्ड कभी भी इन्वेस्टमेंट असेट्स नहीं है, गोल्ड हमेशा एक हेज असेट्स है। क्या है सर? हेज असेट्स, मतलब इंश्योरेंस है। फॉर एग्जांपल, आपने अगर 1 लाख रुपए का आपका एक पोर्टफोलियो है फॉर एग्जांपल, तो आपसे यही एक्सपेक्टेड है कि 10 से 15% आप उसको गोल्ड में इन्वेस्ट करें। ये इंश्योरेंस है कि मतलब कल को अगर कुछ भी हो गया तो ये आपको हाँ, साथ में देगा। और मैं आपको बताऊं, जितनी भी गृहिणियां हैं आपके जैसी, और हमारे घरों में करीब 30,000 टन सोना है। 30,000 टन, आप सोचिए। और वो ब्लॉक भी हो जाता है, शायद यही वजह थी कि मार्केट में वो आ नहीं पा रहा है, फ्लो एसेट है नहीं, तो इस कारण ही कि अभी मत खरीदिए, क्योंकि लोग लेकर के रखे रहते हैं उसको। हाँ, मतलब प्रधानमंत्री ने कहा कि आप शादियों में भी मत खरीदिए, और थोड़ी सी देशभक्ति के लिए से जोड़ दिया, तो लोग उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। हाँ, और अब आपने एक सही क्वेश्चन किया कि सोने चांदी का मार्केट से ख़त्म नहीं होगा। लोग क्या करें, अपना पुराना सोना ले जाके उससे ही कुछ बनवा के और शादी में दे रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेडिशन है। जरूरत हम सोने, मतलब लड़की के बिना पता नहीं शादी हो ना हो, बट गोल्ड के बिना तो नहीं हो सकता। और सर, हम रुपये के बारे में ही बात कर रहे थे कि एक कोशिश ये है, ये तमाम जितने भी स्टेप्स उठाए गए कि इससे रुपये स्ट्रांग हो, लेकिन सर वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा हार्श तो लगेगा। तो क्या आरबीआई की पॉलिसीज फेल मानी जाए फिर? नहीं, आरबीआई की पॉलिसी फेल नहीं है। आरबीआई बहुत कोशिश कर रही है। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्रूड का है, और क्रूड के होने से, और दूसरा एफआईआईज जो पैसे निकाल रहे हैं। अब एफआईआईज पैसे क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमारे कंट्री में एआई से रिलेटेड जो वर्क है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो जैसे ताइवान और यूएसए, जो इतनी अदर कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे एफआईआईज पैसा ले जा रहे हैं। उसका इम्पैक्ट ये हो रहा है, पूरे
आपने देखा होगा कि अप्रैल 2026 में पूरे साल भर, पिछले साल में जितना पैसा निकाला था FIIs ने, वो अकेले अप्रैल में निकाल लिया, पूरा निकाल लिया। अब तो मार्केट तो पूरा क्रैश हो जाना चाहिए था। ये तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इनको संभाला हुआ है, जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो गए। अगर इन्होंने भी छोड़ दिया होता तो 100% मार्केट क्रैश हो जाता। तो इस FIIs पैसा निकाल रहे हैं, क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और जैसे गोल्ड की हमने बात करी, तो इसकी वजह से क्या है ना, इसका अपने INR पे, रुपी पे इसका असर पड़ रहा है और रुपी डिप्रिशिएट होते जा रहा है। हालांकि इसका फ़ायदा भी है, इसका फ़ायदा एक्सपोर्टर्स को बहुत है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक एक्सपोर्टर है, मान लेते हैं आपकी इनकम, मान लेते हैं कि फ़िक्स है $1 लाख आप कमाती है, तो पिछले साल 87 अगर रेट था तो आपने INR में कितना कमाया होगा? 87 लाख। इस बार अगर 95 हो गया और उतना ही पैसा मिला, आपका बढ़ा नहीं, तो कितना पैसा मिलेगा आपको? 95 लाख। करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से आपको 8 लाख रुपए का फायदा हो गया। तो एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट होता है, जैसे इन्फोसिस, TCS, विप्रो, ऐसी जितनी कंपनीज हैं, इनको बहुत बेनिफिट मिलता है इससे। लेकिन जो इंपोर्ट करने वाली कंट्रीज हैं, जैसे हम ऑयल के साथ साथ हम एडिबल ऑयल भी हम इंपोर्ट करते हैं, और हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं, हम अपना इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट करते हैं, तो उनको फिर असर करता है। सर, अभी इन्फ्लेशन पर भी रिपोर्ट आई थी कुछ वक्त पहले, तो फिर से हमने देखा कि उसमें काफ़ी इजाफा था। उम्मीद थी कि कुछ राहत मिलेगी, लेकिन वो मिल नहीं पाई। लेकिन इतनी महंगाई बढ़ क्यों रही, इतनी ज़्यादा फील होता क्यों है कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ती है हर चीज़ में? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। कहने को जो CPI इंडेक्स है वो 3.48 है, मतलब 4% के नीचे है। लेकिन आप क्वेश्चन करेंगे कि 4% के नीचे है तो महंगाई तो मुझे बहुत लग रही है, इतनी ज़्यादा क्यों है? तो जो फील करने वाली इन्फ्लेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा है। अब ये क्या कन्फ्यूजन है भाई, फील करने वाला इन्फ्लेशन क्या होता है? तो मैं आपको बताऊं कि जो CPI इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं, उसका एक बास्केट होता है। उसमें कमोडिटीज़ को हम रखते हैं और उसके प्राइसेस के डेविएशन के बेसिस पे हम एक इन्फ्लेशन का रेट निकालते हैं। लेकिन अब सपोज करिए कि उस कमोडिटी में आपका भी एक कमोडिटी होगा, आपके घर के खर्च होंगे, पेट्रोल, डीजल, आटा, चावल, दाल, राशन की, एजुकेशन, बहुत सारी चीज़ें जो आपकी होंगी, उसका वेट अलग अलग होगा। नॉट नेसेसरी कि जो कमोडिटी में जो वेट है वही आपके उस पर वेट होगा। हो सकता है कि आपके लिए पेट्रोल डीजल के ज़्यादा हो, आप ज़्यादा खर्च इनकर करती हो, तो अगर पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़े तो आपके लिए इन्फ्लेशन तो ज़्यादा हो गया ना। तो वो उसका असर है। ओके, मतलब ये बास्केट में इसलिए इतना समझ में नहीं आता है, लेकिन एक इंसान ओवरऑल को ज़्यादा लगता है। हाँ, ये ज़मीनी स्तर पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और महंगाई एक ऐसा, एक आप कह सकते हैं एक डेविल है, एक ऐसा राक्षस है जो सबसे ज़्यादा, जितने गरीब होते हैं, पुअर होते हैं, सबसे ज़्यादा उनको असर करता है। और जितने जो वोट देते हैं, जो गरीब है, जो अमीर है, जो वोट देने नहीं जाते, जो बिजनेस कर रहे होते हैं, उनको ज़्यादा असर नहीं पड़ता। बिल्कुल। सर, अभी मीटिंग चली रही है, कल से RBI की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हो रही है। रेपो रेट लास्ट ईयर तो नहीं बदला था, इस बार क्या आपको लग रहा है कुछ बढ़ेगा या फिर घटेगा, कुछ राहत मिलेगी क्या? घटाने की बात ऐसा एक्सपेक्टेड था, और कुछ लोग बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं। बट इस सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि अभी RBI कोई भी चेंज करेगी अपने रेपो रेट में। घटाएगी तो बिल्कुल नहीं, और बढ़ाने का भी अभी मुझे नहीं लगता कि रेपो रेट बढ़ जाएगा। ओके, तो सर अभी सबसे स्टैग्नेंट ही रहेगा? अभी मुझे ऐसा लगता है कि इसी रेट को कंटिन्यू करेंगे वो लोग, क्योंकि अभी हमारी इकोनॉमी बहुत ही एक सेंसिटिव एरिया में चली गई है। मतलब एक सेंसिटिव हो गया है। जैसे इन्फ्लेशन 3.48 है, आपने देखा होगा कि फरवरी, मार्च और अप्रैल के हम देखें तो इन्फ्लेशन हर महीने कुछ न कुछ बढ़ रहा है। ठीक है, और बाकी जो ग्राउंड लेवल पे इन्फ्लेशन है वो तो बढ़ ही रहा है। तो अगर रेट बढ़ा दे तो इससे इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। ठीक है, तो परेशानी होगी। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि हाँ सर। और वर्ल्ड सिनेरियो की यदि बात की जाए, आखिरी क्वेश्चन है सर मेरा कि अमेरिका ईरान अभी भी युद्ध में फंसे हुए हैं, सीज फायर और लंबा खींचेगा या नहीं, हमले हो ही रहे हैं। तो एज ए इकोनॉमिस्ट आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में यदि इसी तरह वॉर कंटिन्यू रहता है तो क्या इसके इम्पैक्ट होंगे, और यदि कुछ गुड न्यूज़ आती है तो फिर इसका इम्पैक्ट क्या अभी लगेगा या फिर कुछ महीने अभी लग जाएगा सब कुछ संभलने में? सर, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, सीवियर है। और हमारे जैसे कंट्री पे, जो हमारी कंट्री मैं बार बार यही कहता हूँ कि हम बहुत मजबूत कंट्री हैं, बहुत वीक नहीं है हमारी कंट्री, लेकिन हम एक्सपोज्ड हैं। हम अपनी एनर्जी ज़रूरतों के लिए हम एक्सपोज्ड हैं। हम पूरे वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर हैं। आप सोचिए, 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है, और सारा बाहर से आता है। सारा कहने का मतलब 85% बाहर से आता है। तो इस ऐसी सिचुएशन में जब
क्रूड के प्राइसेस बढ़ जाएं और ये अनसर्टेनिटी हो, तो हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्री के ऊपर तो बहुत सीवियर इफेक्ट है उसका। तो अगर ये रुक जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका 1 साल तक का टाइम लगेगा इसको वापस रिकवर करने में। 1 साल लग जाएगा। तो मतलब कहा जाए कि इस युद्ध ने भारत को, जहाँ पे युद्ध हुआ नहीं है, उसे 1 साल पीछे धकेल दिया, बिल्कुल हम कह सकते हैं। ठीक है। तो और सर कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे अभी जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस वर्ल्ड सिनेरियो में, उन लोगों के लिए सर कुछ लास्ट मैसेज? हम यही कहना चाहते हैं कि आप गोल्ड में, सिल्वर में और बाकी जगह पे भी आप अगर प्राइसेस गिर जाएं तो अचानक से खरीदने मत लग जाइए, या अगर प्राइसेस बढ़ जाएं तो अचानक से बेच मत दीजिए, पेशेंस रखिए। हाँ, थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के, अभी थोड़ा जो सिचुएशन है बहुत क्रिटिकल है, अगर आपको ज़रूरत ना हो तो अपने पोर्टफोलियो को छेड़िए नहीं, और रोज़ रोज़ पोर्टफोलियो को मत देखिए। अगर आपने सोना में इन्वेस्ट किया है तो रोज़ आप सोने की वैल्यू उसको देखिए नहीं, और आप धीरे धीरे, अगर सोना में इन्वेस्ट करते हैं आप, तो धीरे धीरे करके लमसम की जगह एक इंस्टॉलमेंट में SIP के तरीके से आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न वालों के लिए मैं कह दूं कि इनकम टैक्स रिटर्न का लास्ट डेट 31 जुलाई है, जो नॉन बिजनेस एंटिटीज़ है। लेकिन 31 जुलाई तक वेट करने का कोई लॉजिक नहीं है। आप जितना जल्दी अपने इन्फॉर्मेशन, जैसे बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16, AIS, TIS, 26AS, सबको इकट्ठा कर लीजिए, खुद रिटर्न फाइल कर लीजिए। बहुत आसान है, आजकल काफ़ी पोर्टल भी हैं, या अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की मदद से अपना इनकम टैक्स रिटर्न जितना जल्दी फाइल कर लेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। सपोज़ आपने जल्दी फाइल कर ली, गलती का पता चला, आप रेक्टिफाई रिवाइज कर सकते हैं। आप जितना जल्दी फाइल करेंगे उतना जल्दी आपको रिफंड मिलेगा। तो देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। इनकम टैक्स की लास्ट डेट आप पे करने की, जैसा कि सर ने बताया ही 31 जुलाई है, तो आपको कैसे पे करना है, क्या गलतियां नहीं करना है, इस पॉडकास्ट में पूरी इन्फॉर्मेशन A to Z आपको रजनीश कुमार जी ने दी है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एज ए इकोनॉमिस्ट और टैक्स एक्सपर्ट, मुझे लगता है कि जितनी भी आपकी दुविधाएं थी वो आज इस पॉडकास्ट के जरिए क्लियर हुई होंगी। हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।